आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड। और यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है कंसोलिडेटिंग डाटा। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। यहाँ पे हम काम करेंगे कैल्क पे, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम बनाते हैं स्प्रेडशीट्स। ठीक है। और इसकी एक्सटेंशन होती है .ods। एक्सटेंशन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं लास्ट वीडियो में, जब मैंने आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाया था। चलिए कंसोलिडेट को अब हम शुरू करते हैं। कंसोलिडेट का मतलब होता है चीजों को अलग अलग जगह से उठा के एक जगह पे इकट्ठा करना। उसी तरह से मेरा यहाँ पे जो कैल्क सॉफ्टवेयर है, इसमें अगर आप सबसे नीचे देखो तो शीट 1 लिखा हुआ है। हम यहाँ पे मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने शीट्स यहाँ पे ऐड कर ली हैं। इन सभी शीट से मैं बहुत सारा डाटा इकट्ठा करूंगा। उस सारे डेटा को एक सिंगल शीट में अगर मैं कंबाइन करना चाहूं, समराइज करना चाहूं, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कंसोलिडेशन। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कंसोलिडेट इज अ फंक्शन यूज्ड टू कंबाइन एंड समराइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल शीट्स इनटू अ वन लोकेशन। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मेरे पास कैल्क में बहुत सारी शीट्स थी। जैसे मैंने एक शीट में डेटा इंसर्ट किया हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स बच्चों के। उसके बाद अगली शीट में मैंने जो है फर्स्ट प्री बोर्ड के मार्क्स स्टोर किए। देन मैंने सेकंड प्री बोर्ड के मार्क्स स्टोर किए। तो इन तीनों एग्जाम्स के मार्क्स को अगर मुझे एनालाइज करना है एक ही जगह पे रख के, तो उसके लिए मैं डाटा को एक ही शीट में कंबाइन करूंगा यूजिंग कंसोलिडेट फंक्शन। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इट हेल्प्स इन व्यूइंग एंड कंपेयरिंग अ वैरायटी ऑफ डेटा इन अ सिंगल स्प्रेडशीट टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स। इससे हम बहुत सारे डेटा को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं और उससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या ट्रेंड हमारे डेटा में चल रहा है। जैसे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इस तरह से। चलिए कंसोलिडेट करने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ता है? यू मस्ट एंश्योर दैट द डेटा टाइप्स यू वांट टू कंबाइन मैच। जो आपका डेटा का टाइप है वो मैच करना चाहिए। जैसे यहां पे भी हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, यहां पे भी हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, और यहां पे भी हम मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो डेटा टाइप मैच होना चाहिए। द लेबल्स फ्रॉम ऑल शीट्स आर कंसिस्टेंट एंड यू हैव सिलेक्टेड अ प्राइमरी कॉलम फॉर कंसोलिडेशन। आपको एक प्राइमरी कॉलम चूज करना पड़ेगा कि भाई मुझे इस वाले डेटा को मैच करना है, कंसोलिडेट करना है। तो इसको करते कैसे हैं? आपको डेटा मेन्यू के अंदर कंसोलिडेट नाम का ऑप्शन मिलता है, वहां से आप इसको कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डेटा मेन्यू अवेलेबल है, यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेट नाम का ऑप्शन इस तरह से मिल जाएगा, आप कंसोलिडेट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ग्रुप्स। तो हमारा जो डेटा है उसकी हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं अपने कैल्क के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल का एग्जांपल आपको देके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक टेबल बना ली है जिसमें किसी शॉप का डेटा है कि कौन सा सामान कब बेचा गया। जैसे कि माउस जो है वो 250 रुपए का है, 2 माउस बेचे गए, 500 रुपए का उसका अमाउंट हो गया और 1 सितंबर को वो बेचे गए। इस तरह से सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं चाहूं तो इनकी ग्रुपिंग कर सकता हूं। ग्रुपिंग करने का क्या फायदा होता है? जैसे अगर मैं चाहूं तो माउस ये रहा और ये रहा माउस और ये रहा माउस, तीनों माउसों को एक जगह इकट्ठा कर सकता हूं कि माउस प्रोडक्ट जो है वो कब कब बेचा गया और कितने कितने रुपए का बेचा गया, तो वो सारा डाटा एक जगह इकट्ठा होकर आ जाएगा। तो मैंने माउस नाम का एक ग्रुप बना दिया। उसी तरह से मैं चाहूं तो डेट वाइज भी ग्रुप बना सकता हूं कि 1 सितंबर को क्या क्या बेचा गया, फिर 3 सितंबर को क्या क्या बेचा गया, फिर 2 सितंबर को क्या क्या बेचा गया। तो इस तरह से हम डेट वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं कि एक ग्रुप में माउस आ गया, एक ग्रुप में कीबोर्ड आ गया, एक ग्रुप में प्रिंटर आ गया। इससे फायदा क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे चेक करना है कि 1 सितंबर को क्या क्या बेचा गया था, तो वो सारे डेटा मेरे पास आसानी से आ जाएगा। होता कैसे है ये? इसको करने के लिए आपको डाटा मेन्यू में जाना पड़ता है और ग्रुप एंड आउटलाइन में क्लिक करना होता है। इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। ग्रुप एंड आउटलाइन इन कैल्क क्रिएट्स एन आउटलाइन ऑफ द सेलेक्टेड डेटा अलाउइंग यू टू ग्रुप रोज एंड कॉलम्स। आप जो भी डेटा को सेलेक्ट करोगे उसके आप ग्रुप्स बना सकते हो। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, जब हम इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं ना, तो वो डेटा ना एक जगह इकट्ठा होके और उस पे एक प्लस का साइन बन के आ जाता है। प्लस का साइन बन के आता है, इसका मतलब ये होता है कि वो डेटा छिपा हुआ है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे ना, वो डेटा फैल के पूरा आ जाएगा आपके पास। जैसे ही आप डेटा को एक्सपेंड करोगे प्लस पे क्लिक करके, तो वहां पे एक माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वो वापस से कोलैप्स होके एक जगह इकट्ठा होके रख जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं इसको तो और क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंस ग्रुप्ड यू कैन यूज अ सिंगल क्लिक ऑन द माइनस साइन टू कोलैप्स एंड हाइड डेटा और अ प्लस साइन टू एक्सपेंड इट। प्लस करोगे तो डाटा एक्सपेंड हो जाएगा, माइनस हो डाटा कोलैप्स हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब टोटल। सब टोटल कोई बड़ी चीज नहीं है। सब टोटल में क्या होता है कि ये जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं ना, इन पे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाया था डेट वाइज कि भाई 1 सितंबर को जो जो बेचा गया वो एक जगह इकट्ठा हो जाए। ठीक है भाई, हो गया। अब मैं चाहता हूं कि कैलकुलेशन करके वो मुझे दे कि 1 सितंबर को टोटल अमाउंट कितना बेचा गया, यानी कि
1 सितंबर को मैंने माउस भी बेचा, कीबोर्ड भी बेचा, प्रिंटर भी बेचा, मैं चाहता हूं टोटल कितने पैसों का सामान बेचा गया वो आप मुझे ऐड करके दे दो। ठीक है, इस तरह से अगर मुझे कैलकुलेशंस भी करनी है अपने ग्रुप्स पे तो उसके लिए हम यूज करेंगे सब टोटल। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं तो और क्लियर होगा। So, the subtotal tool automatically creates groups and applies common functions like sum और average to the group data। इससे क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली ग्रुप्स बना सकते हैं, साथ के साथ अपने ग्रुप किए हुए डेटा पे आप सम या फिर एवरेज और भी फंक्शन होते हैं जैसे कि काउंट हो गया या फिर मिनिमम हो गया या फिर मैक्सिमम हो गया और एवरेज हो गया, ये सारे हम फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं हमारे डाटा के ऊपर। तो यू कैन यूज एनी समरी फंक्शन फॉर ईच कॉलम टू एनालाइज डेटा। आप डेटा को एनालाइज करने के लिए कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। फीचर क्या है इसका, द टूल कैन ग्रुप सब टोटल्स बाय कैटेगरी एंड सॉर्ट देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, रिमूविंग द नीड फॉर द फिल्टर्स। आप इसको ग्रुप कर सकते हो, साथ के साथ आप डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट भी कर सकते हो। करते कैसे हैं, डेटा मेन्यू में ही आपको सब टोटल ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर आपको ग्रुपिंग वगैरह हटानी भी है तो उसका भी सिंपल तरीका है, डेटा मेन्यू में जाओ, ग्रुप एंड आउटलाइन पे क्लिक करो, रिमूव आउटलाइन पे क्लिक करो, तो आपकी ये जो ग्रुप्स हैं आउटलाइन से वो सारी रिमूव हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इफ सिनेरियो। बहुत आसान, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आप सबको आता ही होगा, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाई 100। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे पूछूं कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल है 1000 रुपए, रेट है 2% और टाइम है मेरा 3 ईयर्स, तो इंटरेस्ट कितनी आएगी, तो आप सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करोगे और आप निकाल दोगे कि सिंपल इंटरेस्ट मेरी होगी भाई 60 रुपए। लेकिन मैंने अब आपसे कहा कि आप एक काम करो, इसको चेंज करो, चेंज करके आप रेट को 2% से कर दो 4%, तो अब नई सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, तो आपकी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगी 120 रुपीज। उसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि अब टाइम को 3 ईयर से कर दो 6 ईयर्स, अब क्या होगी आपकी सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका रेट है 4%, टाइम है 6 ईयर्स, प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, तो इंटरेस्ट हो जाएगी 240 रुपीज। तो मैंने क्या किया, अलग अलग कंडीशंस देके सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया। अगर मैं चाहूं तो इन सारे के सारे सेट ऑफ कैलकुलेशंस को सेव भी कर सकता हूं। अगर मुझे सारी की सारी कैलकुलेशंस को एक जगह पे सेव करना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा व्हाट इफ सिनेरियो। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं अब व्हाट इफ सिनेरियो इज अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस इन अ स्प्रेडशीट। ये सेट ऑफ वैल्यूज है जिसको हम सेव करते हैं स्प्रेडशीट में। चलो, इट इज यूज टू एक्सप्लोर एंड कंपेयर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन चेंजिंग कंडीशंस। कंडीशन को चेंज कर करके अलग अलग ऑल्टरनेटिव की वैल्यूज को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं और कंपेयर करते हैं। इसका काम क्या है, इसमें हम हर एक सिनेरियो को अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो यू कैन गिव अ नेम टू ईच सिनेरियो एंड मल्टीपल सिनेरियोज कैन बी क्रिएटेड ऑन द सेम शीट। आप एक ही शीट में बहुत सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग बहुत सारी कैलकुलेशंस करके उनके अलग अलग सिनेरियोज को सेव कर सकते हो। सिनेरियो कुछ नहीं है, सिनेरियो बस ये कैलकुलेशन है। चलो, दिस टूल हेल्प्स प्रेडिक्ट एन आउटपुट बाय चेंजिंग इनपुट्स अलाउइंग यू टू चूज द बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन। आप अलग अलग इनपुट दोगे, अलग अलग आउटपुट आएंगे, फिर आपको जो ठीक लगे उसको आप चूज कर लो। स्टेप क्या है, टूल्स मेन्यू में आपको सिनेरियो नाम का ऑप्शन दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस टूल। व्हाट इफ एनालिसिस टूल में काम तो हमें वही करना होता है जो हम अभी सिनेरियो में कर रहे थे। जैसे हमने प्रिंसिपल डाला, रेट डाला और टाइम डाला, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई। लेकिन यहाँ पे हम बहुत सारे कैलकुलेशंस लेते हैं, हमें बहुत सारे केसेस को सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि डाटा एक टेबल में सेव हो जाता है हमारा। इस तरह से हमने प्रिंसिपल कुछ डाला, रेट कुछ डाला, टाइम कुछ डाला, देन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ गई, देन प्रिंसिपल रेट टाइम सिंपल इंटरेस्ट आ गई, देन अगेन प्रिंसिपल रेट टाइम सिंपल इंटरेस्ट आ गई। तो इस तरह से हमने बहुत सारी कंडीशंस दे दी। तो उस सब डेटा को यूज करने के लिए आपको करना पड़ता है व्हाट इफ एनालिसिस टूल का प्रयोग, जिसको हम मल्टीपल ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं। तो डाटा मेन्यू में आपको मल्टीपल ऑपरेशंस नाम का फीचर मिलता है, वहां से आप इसको यूज कर सकते हो। इसका काम क्या होता है, इट क्रिएट्स अ फॉर्मूला एरे। एरे का मतलब क्या होता है, लिस्ट होती है, ठीक है। तो ये आपको एक लिस्ट बना के दे देगा सारे रिजल्ट्स की, जितने भी आपकी इंटरेस्ट आएंगे सबकी एक आपको लिस्ट बना के दे देगा। सो it creates a formula array to display a list of results by applying a single formula to a list of alternative input values। आपने एक सिंगल फॉर्मूला यूज किया, वो सिंगल फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। एक ही फॉर्मूले को यूज किया आपने और अलग अलग ऑल्टरनेट इनपुट वैल्यूज पे उसने आपको रिजल्ट निकाल के दे दिया। तो आउटपुट जो है वो कहां शो होता है, द आउटपुट इज नॉट शोन इन द सेम सेल्स। ऐसा नहीं कि यहीं पे आपको आउटपुट शो हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, वहां पे इस तरह से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो अब आपके सामने सारे के सारे रिजल्ट आ जाएंगे। सो इट यूजेस अ ड्रॉप डाउन लिस्ट टू डिस्प्ले द रिजल्ट बेस्ड ऑन द इनपुट। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। नेक्स्ट अगला फीचर है हमारे पास गोल सीक। गोल सीक कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। देखो वही एक जो हमारा फॉर्मूला था उसी का अगेन एग्जांपल लूंगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100।
इसको एक्चुअली में हम करेंगे कैसे? इसको हम ऐसे ही तो कर रहे हैं कि हमने कैल्क ओपन किया और कैल्क के अंदर मैंने बोला यूजर से कि आप प्रिंसिपल डालो, देन रेट डालो, देन टाइम डालो, और हमने एक अलग से सेल लिया सिंपल इंटरेस्ट नाम का, वहां उसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल इंटरेस्ट अपने आप निकल के आ जाएगी। लेकिन इस बार मैं उल्टा काम करूंगा, मैं कहूंगा मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 2000 रुपए, और रेट दे दिया है मैंने 4%, और प्रिंसिपल दे दिया है मैंने 1500 रुपए। तो आप मुझे बताओ कि टाइम कितना होगा? भैया अभी भी तो ये कर रहे थे, नहीं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने प्रिंसिपल रेट और टाइम दे दिए, तो रिजल्ट निकालना था। इस बार मैंने पहले से ही रिजल्ट दे दिया कि ये रिजल्ट मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इनपुट वैल्यूज क्या होंगी, रिजल्ट मैंने दे दिया, और इनपुट वैल्यूज क्या होंगी, उसके लिए अगर मुझे कुछ काम करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं गोल सीक को। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन देखते हैं इसकी फटाफट। गोल सीक हेल्प्स फाइंड द नेसेसरी इनपुट वैल्यू टू अचीव द स्पेसिफिक आउटपुट। आपको एक स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए, उसको अचीव करने के लिए आपको इनपुट वैल्यू क्या देनी पड़ेगी फॉर्मूले के अंदर, वो हम निकालते हैं गोल सीक की हेल्प से। इट इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग थिंग्स लाइक द नंबर ऑफ यूनिट्स टू प्रोड्यूस टू रीच अ डिजायर्ड रिजल्ट। किसी भी डिजायर्ड रिजल्ट को रीच करने के लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने नंबर ऑफ इनपुट्स आपको चाहिए, वो चीज हम निकालते हैं गोल सीक की हेल्प से। टूल्स मेन्यू में आपको ये फीचर गोल सीक का मिलता है। चलो अगला है मैक्रोस। मैक्रो का काम क्या होता है कि कोई भी काम अगर हमको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है स्प्रेडशीट के अंदर, तो उसके लिए हम मैक्रो का यूज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मेरे पास ये शीट है, ठीक है, ये वाली शीट है मेरे पास, यहां पे मुझे बार बार सेम काम करना पड़ता है। सेम काम करने का मतलब क्या हुआ, जैसे सुबह मैं ऑफिस गया, ऑफिस जाके मैंने यहां पे लिखा 23, देन मैंने यहां पे लिखा 45, देन यहां पे मैंने लिखा 76, देन यहां पे मैंने लिखा 89। ये सारे नंबर्स मैंने लिखे, बस एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। अगले दिन मैं ऑफिस फिर से गया, देन मैंने अगेन यही काम किया, 23, 45, 76, 89, मैंने ऐसे नंबर्स लिखे। अगर यही काम मुझे डेली ही करना है तो क्या मैं डेली टाइप कर करके ये काम करूंगा? नहीं, मैं इस पूरे का एक सेट बना के सेव कर दूंगा और एक सिंगल क्लिक में सारा काम हो जाएगा। यही मैक्रो है। अब बोलोगे यार इसको टाइप करने में कितनी देर लग रही है, लिख दो। नहीं, ये तो बहुत ही छोटा काम है। मैक्रो से हम बहुत बड़े बड़े कामों को ऑटोमेट कर सकते हैं। मुझे डेली काम करना पड़ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा काम करना पड़ रहा है एक जैसा, वो भी डेली, तो उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, सेव कर लूंगा मैक्रो में, ठीक है। देन उसको सिंगल क्लिक में मैं दोबारा से 1 सेकंड में पूरा काम करवा सकता हूं। ये होता है हमारा मैक्रो। सो मैक्रो ऑटोमेट्स रिपीटेड टास्क दैट आर ऑलवेज परफॉर्म्ड इन द सेम वे अगेन एंड अगेन। आ गया समझ में? इट इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच कैन बी अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स ऑफ की स्ट्रोक्स। देखो ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है, यानी एक सिंगल कमांड दी है मैंने कंप्यूटर को कि भाई ये कर दो। वो क्या करेगा, बहुत सारे कमांड्स को रन करेगा। जैसे मैंने 23 लिखा, 45 लिखा, 76 लिखा, 89 लिखा, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कमांड्स, मैंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रखे थे पहले से ही, उन सभी को वो सिंगल इंस्ट्रक्शन में काम कर देगा। विच कैन बी सीक्वेंस ऑफ कमांड और की स्ट्रोक, जो कि हमारे पास सीक्वेंस हो सकता है कि मैंने पहले ये लिखा, देन ये लिखा, देन ये लिखा, देन वो लिखा। इस तरह से जो भी मैं काम करवाना चाहता हूं एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मैं करवा सकता हूं। तो जो मैक्रो रिकॉर्डर है वो केवल कैल्क और राइटर में आपके पास अवेलेबल होता है लिब्रे ऑफिस में। नेक्स्ट, तो मैक्रो रिकॉर्डर को इनेबल करने के लिए क्या करना होता है, बाय डिफॉल्ट जो है मैक्रो रिकॉर्डिंग बंद रहती है लिब्रे ऑफिस में। तो अगर आपको मैक्रो रिकॉर्डिंग करनी है, आपको जो काम कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करके मैक्रो की तरह सेव करना है, तो उसके लिए आपको मैक्रो रिकॉर्डिंग इनेबल करनी पड़ेगी। टूल्स मेन्यू में ऑप्शंस में लिब्रे ऑफिस के अंदर एडवांस नाम का ऑप्शन मिलता है, उसके अंदर इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग का फीचर अवेलेबल होता है। भैया ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्या, क्या हमें ये याद करना पड़ेगा कि कैसे मैक्रो रिकॉर्डिंग इनेबल करनी होती है? जी नहीं, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि एग्जाम में केवल 1 से 2% चांस होता है स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आने का, ठीक है। पिछले 4 से 5 सालों में 2 क्वेश्चन आए लगभग स्टेप्स के, है ना। तो अंदाजा लगा सकते हो कि क्या आपको पढ़ना है, आपको केवल डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ना है, जो चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं। तो भाई क्या ये वाली स्टेप हमें याद करनी जरूरी है? जी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने सब कुछ तैयारी कर ली है, सारी डेफिनेशंस आपको अच्छे से आती हैं, और आप सोच रहे हैं यार क्या पढ़ूं, मैं बोर हो रहा हूं, मुझे कुछ पढ़ना है, तो आप स्टेप्स याद कर लो। वैसे मैं अगर एग्जाम दे रहा होता आपकी जगह, तो मैं ये वाली स्टेप्स बिल्कुल याद नहीं करता। फिलहाल आपको याद ये रखना है कि बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस के अंदर मैक्रो रिकॉर्डिंग बंद रहती है, उसको हमें इनेबल करना पड़ता है, इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग फीचर की हेल्प से, ठीक है।
अब जब आप इसको एनेबल कर दोगे ना तो टूल्स मेन्यू में मैक्रोज ऑप्शन के अंदर रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। दिस विल मेक द रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन विजिबल अंडर द टूल्स मैक्रोज। ठीक है, जैसे यहां पे टूल्स मेन्यू आपके पास ये रही, इसके अंदर मैक्रोज नाम का ऑप्शन ये रहा और ये रहा आपका रिकॉर्ड मैक्रो, यहां से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है भाई, तो जब आप मैक्रो को रिकॉर्ड करते हो तो कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड होती हैं? तो कीबोर्ड और माउस में जितने भी आप काम कर रहे हो, कीबोर्ड और माउस की हेल्प से आप जितने भी काम कर रहे हो, सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो रिकॉर्ड नहीं होती हैं, जैसे ओपनिंग ऑफ विंडोज, एक्शंस इन अ विंडो अदर देन वेयर द मैक्रो स्टार्टेड। तो जैसे आप कैल्क में काम कर रहे हो तो कैल्क वाली चीजें ही रिकॉर्ड होंगी, जो मैं आपको पीडीएफ में पढ़ा रहा हूं ना, ये चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी। विंडो स्विचिंग, जैसे अभी मैंने कैल्क खोल लिया, देन मैंने अगेन माइक्रोसॉफ्ट एज खोल लिया, तो जो भी मैं स्विचिंग कर रहा हूं विंडोज की, ये भी रिकॉर्ड नहीं होती है। एक्शंस नॉट रिलेटेड टू द स्प्रेडशीट कंटेंट। ठीक है, तो जो भी आपका कंटेंट है यहाँ पे, जो भी मैं लिख रहा हूं, इसके अलावा जो भी चीजें हैं उनको वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। सेलेक्शंस मेड विद अ माउस, ओनली कीबोर्ड सेलेक्शंस आर रिकॉर्डेड। देखो मैंने ये सिलेक्शन किया माउस की हेल्प से, इसको वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन इसी सिलेक्शन को मैं कीबोर्ड की हेल्प से करता तो वो रिकॉर्ड कर लेता। आया समझ में? ठीक है, रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम मैक्रो को? आपको कुछ नहीं करना, टूल्स मेन्यू में जाना है, मैक्रोज पे क्लिक करना है, देन रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। ठीक है, आपकी मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। देन आपको परफॉर्म करने हैं द एक्शंस यू वांट टू रिकॉर्ड, जो भी आपको काम करना है आप करते रहिए, सारी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। वहां पे एक स्टॉप रिकॉर्डिंग नाम का आपको बटन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, मैक्रो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे ही आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप करोगे आपको एक बेसिक मैक्रोज डायलॉग विंडो दिखाई देगी। ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको बताना है कि आप किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हो। ठीक है, लोकेशन का मतलब क्या है? जैसे हमारे कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, और फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, उसी तरह से हमारे कैल्क के अंदर मॉड्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं? मॉड्यूल्स होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे मैक्रोज होते हैं। तो आपको बताना होगा कि मुझे फलानी फलानी मॉड्यूल के अंदर अपने मैक्रो को सेव करना है, वो आपकी लोकेशन हो गई। ठीक है, तो सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट वेयर यू वांट टू सेव द मैक्रो एंड प्रोवाइड अ नेम, और आपको वहां पे मैक्रो का नाम भी बताना होता है कि मैं किस नाम से अपने मैक्रो को सेव करना चाहता हूं। नाम के भी एक रूल होते हैं कुछ, तो उनको समझ लेते हैं कौन कौन से रूल्स आपके होते हैं नाम डालने के मैक्रो का। तो मैक्रो का जो नेम है मस्ट बिगिन विद अ लेटर एंड नॉट कंटेन स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स अदर देन अंडरस्कोर। मैक्रो का नाम हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि ABCD है ना, और उसके अंदर आपके पास कोई भी बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया, हैश हो गया, $साइन हो गया, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउड नहीं है। केवल एक स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है जो कि है अंडरस्कोर। ठीक है, केवल अंडरस्कोर आपका अलाउड होता है नेम के अंदर। आया समझ में? ठीक है, और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है मैक्रोज का, वहां पे आपके पास लाइब्रेरीज होती हैं जिनके अंदर मॉड्यूल्स होती हैं, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे मैक्रोज होते हैं, उसी तरह से लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी मॉड्यूल्स होती हैं। आइए इसको एक बार थोड़ा ठीक से समझते हैं। देखो यहां पे मैंने आपको बोला कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, ये हो गई आपकी लाइब्रेरी, इसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, और इनके अंदर आपके पास मैक्रोज हैं। ये वाला सिस्टम काम करता है मैक्रो के अंदर। जो हमारी लाइब्रेरीज होती है ना, तो जो डिफॉल्ट लाइब्रेरी है, जो डिफॉल्ट लाइब्रेरी है जिसमें आपका मैक्रो सेव होता है, उसका नाम होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कम से कम 2 बार इसका MCQ आ चुका है कि डिफॉल्ट लाइब्रेरी का नाम क्या है जहां पे मैक्रो सेव होता है, उसका नाम है आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। दूसरा क्वेश्चन, कि जो लाइब्रेरी के अंदर आपकी मॉड्यूल्स हैं, तो जो डिफॉल्ट मॉड्यूल है जिसमें मैक्रो सेव होता है, उस मॉड्यूल का नाम क्या होता है? तो उस मॉड्यूल का नाम है आपका मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 नाम है जिस मॉड्यूल में बाय डिफॉल्ट मैक्रो सेव होता है। अच्छा, मैक्रो का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? मैक्रो का नाम होता है मेन मैक्रो। याद रखोगे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल 1 के अंदर मेन नाम का मैक्रो बाय डिफॉल्ट होता है। आ गया समझ में? ठीक है, आ गया होगा आपको, और MCQ आता है इस चीज से। ठीक है, तो एक आप कहीं भी एक जगह इसको नोट कर लेना या फिर याद रख लेना, क्योंकि जो चीजें मुझे लग रही है कि इंपॉर्टेंट है वो हमेशा आपको बताऊंगा। और देखो, एक से एक अच्छे से अच्छा आपके लिए कंटेंट छाट छाट के लाया हूं, तो चिंता मत करो बिल्कुल भी। रनिंग अ मैक्रो, मैक्रो को कैसे हम रन करेंगे? आपने रिकॉर्ड तो कर लिया, उसको यूज कैसे करोगे? टूल्स मेन्यू पे जाओ, मैक्रोज पे जाओ एंड रन मैक्रो पे क्लिक कर दो। ठीक, बहुत ही सिंपल है, टूल्स मैक्रोज देन रन मैक्रो। फिर आपको किस लाइब्रेरी में, कौन सी मॉड्यूल में आपका मैक्रो है, वहां पे आपको सेलेक्ट करना है, देन मैक्रो को सेलेक्ट करो और रन पे आप क्लिक कर दो, आपका मैक्रो चालू हो जाएगा, काम अपने आप हो जाएगा।
क्या आप मैक्रो को एज अ फंक्शन यूज कर सकते हो? भैया फंक्शन क्या होता है? अरे फंक्शन क्या होता है? सम हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, काउंट हो गया, ये सब फंक्शन ही तो होते हैं। तो इसी तरह से हम मैक्रो का भी एक फंक्शन बना सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी वहां पे डेटा को डाला, तो उसका मुझे कोई अलग तरह का ये फंक्शन बनाना है। जैसे कि डेटा मैंने डाली यहाँ पे 1 2 3 और 4, मैं चाहता हूं एक ऐसा फंक्शन बना दूं जिनमें इन चारों का सम हो, 1 + 2 + 3 + 4 हो जाए, देन इनका मल्टीप्लाई हो जाए 10 से। तो इस तरह से का मुझे कोई अजीब फंक्शन बनाना है, ना तो ये सम फंक्शन है ना ये मल्टीप्लाई फंक्शन है, ये तो कोई अलग ही फंक्शन है। तो मुझे इस तरह से कोई काम अगर करवाना है तो उसको मैं एक मैक्रो की तरह सेव कर सकता हूं, वही मेरा एक फंक्शन बन जाएगा। सो अब इसको रीड कर लेते हैं तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अ मैक्रो कैन एक्ट एज अ फंक्शन एक्सेप्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड रिटर्निंग अ रिजल्ट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जो वैल्यूज हम फंक्शन में डालते हैं। जैसे 1 2 3 4 हमारे आर्ग्यूमेंट हैं। कैलकुलेशन क्या हुई? प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये सब हमारी कैलकुलेशन हो गई, और रिजल्ट को उसने हमें प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, सो मैक्रो कैन एक्ट एज अ फंक्शन एक्सेप्टिंग आर्ग्यूमेंट, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड रिटर्निंग अ रिजल्ट। इसका फायदा क्या होगा? दिस सेव्स यू फ्रॉम हैविंग टू रिमेंबर एंड टाइप फॉर्मूलाज रिपीटेडली। तो आपको एक ही फॉर्मूला बार बार नहीं डालना पड़ेगा, आप केवल उसका मैक्रो बना के रख सकते हो। नेक्स्ट, इंसर्टिंग शीट्स। अगर आपको कैल्क के अंदर शीट्स को इंसर्ट करना है तो कैसे करोगे? ये देखो, ये आपका कैल्क है। यहाँ पे मैंने शुरुआत में ही बहुत सारी शीट्स को इंसर्ट किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे केवल एक शीट होती है, शीट 1 नाम से। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे और भी शीट्स को इंसर्ट कर सकते हो। कैसे इंसर्ट करते हैं? पहला तरीका है, यहाँ पे एक प्लस आइकन अवेलेबल है, इस पर आप क्लिक करोगे, एक नई शीट तैयार हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से नई शीट आप बना सकते हो। दूसरा तरीका है, आप केवल शीट के नाम पे राइट क्लिक कर दो, देन यहाँ पे इंसर्ट शीट पे क्लिक कर दो, तो यहाँ से भी आप नई शीट को इंसर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ शीट्स हो गया, ओके पर क्लिक करूंगा, एक और नई शीट बन गई हमारी। उसी तरह से कुछ और भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे शीट मेन्यू के अंदर यहाँ पे इंसर्ट शीट का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से भी हम शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके करके आया समझ में? तो एक बार इसको देख लीजिए। यू कैन ऐड अ न्यू शीट बाय क्लिक ऑन द प्लस साइन एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्प्रेडशीट, या फिर राइट क्लिक का शीट टैब एंड देन इंसर्ट शीट, या फिर इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स कैन बी एक्सेस्ड बाय शीट मेन्यू में इंसर्ट शीट का ऑप्शन। नेक्स्ट है क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट्स। रेफरेंस का मतलब क्या है? देखो, यहां पे ये मेरा कैल्क है, तो मैंने यहाँ पे शीट 1 के अंदर कुछ डेटा डाल दिया है, प्रिंसिपल रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। मैं चाहता हूं कि इस सिंपल इंटरेस्ट को मैं शीट 2 के अंदर भी देख सकूं, तो वह कैसे देख पाऊंगा? कुछ नहीं करना, आप शीट 2 में आए और यहां पे इस सेल में आके आपने इज इक्वल टू टाइप किया, देन आप वापस शीट 1 में गए और सिंपल इंटरेस्ट पे यहां पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे टिक का साइन आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है एक्सेप्ट। इस पे आप क्लिक करोगे, वो एक्सेप्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आप, अपने आप 60 आ गया। इसका फायदा क्या है? आप मैनुअली तो यहाँ पे 60 टाइप कर सकते थे ना, नहीं। इसका फायदा ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, मान लो सिंपल इंटरेस्ट को मैंने चेंज किया, कैसे चेंज होगी? मैंने रेट चेंज कर दिया 2 से 6, सिंपल इंटरेस्ट चेंज हो गई 180। यहाँ पे चेंज हुई है ना, तो यहाँ पे भी अपने आप चेंज हो जाएगी। ये हमारा फायदा होता है रेफरेंस क्रिएट करने का। इससे हम क्या करते हैं, शीट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। So you can create reference using the mouse और कीबोर्ड और by typing the reference manually। एक तो तरीका ये हो गया कि मैंने इस पे क्लिक किया, इज इक्वल टू दबाया, देन शीट पे क्लिक किया, यहाँ पे टैब पे क्लिक किया, माउस से मैंने कर दिया पूरा काम। आप चाहो तो कीबोर्ड से भी कर सकते हो। आप कीबोर्ड से करने के लिए आपको ये वाली चीज टाइप करनी पड़ेगी, इक्वल टू डॉलर का साइन, देन शीट का नाम, डॉट करके, देन उस सेल का नाम जो आपको यहाँ पे डालना है, जैसे B4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप माउस और कीबोर्ड से कर सकते हो। टाइप करने के लिए क्या करना होता है आपको? सबसे पहले आपको डॉलर साइन डालना होता है, प्रीसीड द सेल रेफरेंस विद द डॉलर साइन, फॉलोड बाय द शीट नेम इन सिंगल कोट्स, इफ इट कंटेन्स अ स्पेस देन अ डॉट। देखो, यहां पे हमने क्या किया था, डॉलर का साइन लगाया, शीट का नाम डाला, डॉट लगा के सेल का नाम डाला। अगर शीट के नाम में स्पेस होता, यहां पे तो कोई भी स्पेस नहीं है, नाम में स्पेस होता तो यहां पे हम सिंगल कोट्स लगा देते इस तरह से। ठीक है, देन एंटर करते तब भी सेम काम हो जाता। ठीक है, सो फॉलोड बाय द शीट नेम इन सिंगल कोट्स इफ इट कंटेन्स स्पेस, देन डॉट, एंड फाइनली द सेल एड्रेस। इस तरह से ये देखो एग्जांपल दिया हुआ है कि टर्म 1 हमारी शीट का नाम है, उसमें सेल C4 आपको रेफरेंस करना है, तो आप डॉलर टर्म 1 डॉट C4 आप यहां पे डालोगे। नेक्स्ट है हमारा हाइपरलिंक। देखो, आप कभी कोई क्वेश्चन को सर्च करते हो इंटरनेट पे, तो वेबसाइट पे कुछ इस तरह से लिख के आता है, क्लिक हेयर टू सी द आंसर। ऐसे ही तो आता है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हो, आप किसी और वेबसाइट पे या फिर किसी और वेब पेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे उसका सॉल्यूशन आ जाता है। यही होता है जनरली। लेकिन क्लिक हेयर तो कोई लिंक है ही नहीं, है तो एक सिंपल लाइन लिखी हुई है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो,
इस लाइन के अंदर एक लिंक छिपा हुआ है। यही तो मतलब होना है इस चीज का। तो कोई भी ऐसी लाइन, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा टेक्स्ट या फिर कोई भी ऐसा इमेज जिस पे आप क्लिक करके किसी और लोकेशन में पहुंच जाओ, उसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं। हाइपरलिंक को हम अपनी स्प्रेडशीट में, अपने ओपन ऑफिस, अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर भी यूज कर सकते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, हाइपरलिंक्स आर यूज्ड टू जंप टू अ डॉक्यूमेंट और अ वेबसाइट फ्रॉम विद इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर से आप किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट पे, किसी वेबसाइट पे जंप कर सकते हो सिंपल क्लिक करके हाइपरलिंक पे। दो तरह के हाइपरलिंक हमारे पास होते हैं, एक तो है रिलेटिव हाइपरलिंक, एक होता है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। दोनों को अच्छे से समझते हैं। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या करता है? कंप्लीट एड्रेस स्टोर करता है कि मुझे कहां पे लेके जाना है। ठीक है, उस लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो मुझे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके चला जाएगा। सो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक स्टोर्स द कंप्लीट फाइल लोकेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, एडमिन के अंदर, डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर try.ods नाम की एक फाइल है, उस पे मुझे जाना है। तो पूरा एड्रेस मैंने उसमें सेव कर दिया और लिंक मेरा काम कर जाएगा। लेकिन अगर मैंने इस फाइल को उठा के कहीं और रख दिया, जैसे ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में थी, डाउनलोड्स फोल्डर से उठा के मैंने डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में रख दिया, कहीं और रख दिया, तो वो लिंक काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एब्सोल्यूट लिंक है। वो केवल तभी काम करेगा जब मेरी जो फाइल है वो उसी लोकेशन पे है जो लोकेशन मैंने बताई है। लेकिन दूसरी चीज जो है वो हमारी है रिलेटिव हाइपरलिंक। रिलेटिव में क्या होता है? रिलेटिव हाइपरलिंक में ये होता है कि जो आपका सोर्स है और जो हमारी डेस्टिनेशन है, उन दोनों की रिलेटिव पोजीशन चेक की जाती है। जैसे ये है मेरा सोर्स जिसके अंदर लिंक है, और ये है मेरी डेस्टिनेशन जहां पे मुझे पहुंचना है। ठीक है, अगर ये दोनों मेरी एक ही फोल्डर के अंदर हैं और इस पूरे फोल्डर को उठा के मैंने यहां से यहां रख दिया, तो तब भी मेरा रिलेटिव हाइपरलिंक काम नहीं करेगा। वहीं अगर मैंने इसी तरह से एब्सोल्यूट लिंक वाले फोल्डर को मूव कर दिया होता तो वो काम नहीं करता। समझ में आई चीज? बस एक सिंपल सी लाइन याद रखो, एक फोल्डर में सोर्स भी है और डेस्टिनेशन भी है। मतलब एक फोल्डर में ही आपकी वो स्प्रेडशीट है जहां पे लिंक है, और उसी फोल्डर में वो डॉक्यूमेंट है जिसका लिंक है आपके पास। उस पूरे के पूरे फोल्डर को आपने उठा के कहीं और रख दिया, किसी दूसरी लोकेशन पर रख दिया, तो केवल आपका रिलेटिव लिंक ही काम करेगा। एब्सोल्यूट लिंक वहां पे अगर होता तो वो टूट जाता। एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। Relative hyperlink stores the location relative to the current file. If the entire folder is moved, the link will still work because it is bound to source folder. ठीक है, सोर्स फोल्डर के अकॉर्डिंग तो उसी फोल्डर में है ना, इसलिए रिलेटिव लिंक फिर भी काम करेगा, एब्सोल्यूट लिंक काम नहीं करेगा। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, आप कैसे हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हो? तो क्रिएट अ हाइपरलिंक आपको जाना है इंसर्ट मेन्यू में एंड हाइपरलिंक पे क्लिक करना होता है। या फिर अगर आप चाहते हो किसी पहले से ही बने बनाए हाइपरलिंक को एडिट करना चाहते हो, तो आपको राइट क्लिक करना है उस हाइपरलिंक पे और देन क्लिक करना है आपको एडिट हाइपरलिंक पे। अगर आपको रिमूव करना है हाइपरलिंक तो उस पर राइट क्लिक करो और रिमूव हाइपरलिंक वाला ऑप्शन चूज कर लो। ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया, स्टेप्स पे कम ध्यान देना है, डेफिनेशंस पे ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन कुछ कुछ छोटी मोटी स्टेप्स इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, जो फालतू की स्टेप्स थी वो मैं यहाँ पे लिख के नहीं लाया हूँ। जो काम की चीजें वही अब बात कर रहे हैं, और जो जो पढ़ा रहा हूँ सारी काम की चीजें हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, इससे अच्छा आपके पास कोई कंटेंट हो ही नहीं सकता। लिंकिंग टू एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा का मतलब है कि जो ऑनलाइन हमारे पास सोर्सेज होते हैं डाटा के, उनसे अगर मुझे स्प्रेडशीट में लिंक करना है तो वो कैसे करूंगा? जैसे हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स है, जो वेब पेजेस हमारे होते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स, उनको अगर हमें टेबल में इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? यू कैन इंसर्ट टेबल्स फ्रॉम HTML डॉक्यूमेंट्स इनटू कैल्क। उसके लिए हमें क्या करना होगा? शीट मेन्यू में जाके लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पे क्लिक करना होगा। लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, वहां पे आपसे वो URL पूछेगा कि जो आपका डेटा है उसका आप URL यानी कि लिंक दे दीजिए, और वहां पे या फिर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में पहले से ही कुछ डेटा अवेलेबल है तो वो भी आप वहां पे डाल सकते हो। उस तरह से आप ऑनलाइन HTML टेबल्स को वहां पे लिंक कर पाओगे। ठीक है, या फिर अगर आपको किसी डेटा सोर्स को लिंक करना है, डेटा सोर्स का मतलब है कोई भी डेटाबेस जहां पे हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से लिखी हुई है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? टूल्स मेन्यू में जाओगे, ऑप्शंस पे जाओगे, लिब्रे ऑफिस बेस पे जाओगे, डेटाबेसेस पे जाओगे, देन आपको न्यू पे क्लिक करना है, एंटर अ डेटाबेस लोकेशन डालनी है, और वहां से आप डेटा को यहां पे इंसर्ट कर पाओगे। स्टेप्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो आपकी लिब्रे ऑफिस है जो कि कैल्क को प्रोवाइड करती है,
उसको आप डेटा सोर्स के बारे में बता रहे हो। डेटा सोर्स क्या बताया मैंने, कोई भी ऐसी टेबल, कोई भी ऐसा डेटाबेस जहां पे हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का मतलब याद रखना, लिब्रे ऑफिस को इन्फॉर्म करना टाइप ऑफ डेटा एंड लोकेशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग अ स्प्रेडशीट। शेयरिंग का मतलब होता है कि कोई इंसान अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने टीममेट्स के साथ एक ही डॉक्यूमेंट पे अगर काम करना चाह रहा है, एक ही स्प्रेडशीट पे काम करना चाह रहा है, तो उसको हम शेयरिंग अ स्प्रेडशीट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करते हो एक टीम की तरह कोलेबोरेट करके एक ही सिंगल स्प्रेडशीट को शेयर करें, उस पर काम करें। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टूल्स मेन्यू में एंड शेयर स्प्रेडशीट पे क्लिक करना पड़ेगा। देन वहां पे आप को एक ऑप्शन मिलेगा शेयर द स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स, उस पर आप ऐसे टिक मार देंगे तो आपकी शेयरिंग इनेबल हो जाएगी। जैसे ही आप स्प्रेडशीट को शेयर करोगे तो वहां पे एक मैसेज अपीयर होगा कि सम फीचर्स आर अनअवेलेबल लाइक अंडू, रीडू एंड पेस्ट। समझ में आया? व्हेन अ शेयर्ड स्प्रेडशीट इज ओपनड अ मैसेज अपीयर्स एंड सम फीचर्स लाइक अंडू, रीडू एंड पेस्ट में बी अनअवेलेबल। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो आप यूज नहीं कर पाते जब आप स्प्रेडशीट को शेयर करते हो। अच्छा, शेयर करने का फायदा क्या होता है? शेयर करने का फायदा ये होता है कि जो भी चेंजेस आपके दोस्त लोग कर रहे हैं उसमें वो सारी चीजों का आप ट्रैक रख सकते हो कि कौन क्या काम कर रहा है। चलिए, तो जब भी कोई स्प्रेडशीट आपने शेयर की है, आप उसको सेव करना चाहते हो, तो क्या क्या कंडीशंस आती हैं? पहली कंडीशन कि जैसे आपकी शीट है, वहां पे आपने कुछ लिखा हुआ था 2, आपके दोस्त ने उसको काटे कर दिया 4। ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्शन हो गया कि पहले कुछ और लिखा था, अब कुछ और लिख गया, तो उसको हम बोलते हैं कन्फ्लिक्टिंग चेंजेस। पहले इसको पढ़ लेते हैं कन्फ्लिक्टिंग चेंजेस वाले पॉइंट को। इफ देयर इज अ कन्फ्लिक्ट, अ रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट डायलॉग विंडो विल अपीयर व्हेन यू आर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, द अदर यूजर्स कैन नॉट सेव द डॉक्यूमेंट। क्या होता है देखो, जैसे ही कन्फ्लिक्ट होते हैं कि मैंने कुछ और डेटा डाला, दूसरे बंदे ने कुछ और डेटा डाला, तो एक रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वहां पे वो आपसे पूछता है कि आपको 2 रखना है कि 4 रखना है। वो आपसे पूछता है कि आपको कौन सा डेटा रखना चाहते हो, कौन सा नहीं रखना चाहते हो। जब भी आप ये काम कर रहे होते हो ना, तो कोई और बंदा डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर सकता, केवल आप ही उसको सेव कर सकते हो। ये तो हुआ कन्फ्लिक्टिंग चेंजेस के लिए कि भाई ये गड़बड़ हो रही थी तो हमें चेक करना पड़ेगा। दूसरा है कि नॉन कन्फ्लिक्टिंग चेंजेस, यानी कि आपने जो काम किया वो भी ठीक है, उसने जो काम किया वो भी ठीक है। जैसे हमारी टेबल थी, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था और यहाँ पे उसने खाली डब्बा छोड़ा हुआ था, उसमें उसने कुछ और लिख दिया, 4 लिख दिया। तो कोई भी बदलाव कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, सब ठीक है। तो चेंजेस डू नॉट कन्फ्लिक्ट अगर होते हैं तो मैसेज विल अपीयर स्टेटिंग दैट द स्प्रेडशीट हैज बीन अपडेटेड विद चेंजेस। ठीक है, यानी कि चेंजेस के साथ आपकी स्प्रेडशीट सेव हो गई है, अपडेट हो गई है। चलिए, ये तो सेव करना हो गया। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग चेंजेस के बारे में। यानी जब आप स्प्रेडशीट को शेयर करते हो तो चेंजेस को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने पिछली बार डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ा रखी है पिछले चैप्टर में। आप चाहो तो, अगर आपको याद है वो सारी चीजें, तो आप एक रिवीजन की तरह से यहाँ पे इसको देख लीजिए। चेंजेस को आप रिकॉर्ड करते हो, यानी कि जो भी काम दूसरा यूजर कर रहा है उसको आप ट्रैक कर रहे हो। तो LibreOffice Calc provides ways to record changes made by different users. To enable this, first disable shared mode. Shared mode को आप पहले डिसेबल कीजिए। तो टूल्स मेन्यू में स्प्रेडशीट पे जाइए, देन गो टू एडिट, ट्रैक चेंजेस, देन रिकॉर्ड। देन आपको जो भी चेंजेस देखने हैं, जो भी बदलाव किए गए हैं, उस सेल का बॉर्डर चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि कोई सेल है जिसको मैंने चेंज किया, पहले वैल्यू 4 थी, मैंने 5 कर दी, तो उसका बॉर्डर रेड हो जाएगा या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिखाई देने लगेंगे उसमें। चलिए, अब बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट क्या होती है? जब भी कोई ना कोई चेंजेस होते हैं हमारी स्प्रेडशीट के अंदर, तो कैल्क अपने आप ही उसमें कमेंट्स को ऐड कर देता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली कमेंट्स ऐड कर देता है। जैसे कोई सेल है B4, उसमें वैल्यू थी 7, अब मैंने कर दी 9, तो वो अपने आप ऐड कर देगा कि सेल B4 वाज चेंज्ड फ्रॉम 7 to 9, ऐसे करके। तो कैल्क में कमेंट्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं, बट ऑथर्स एंड रिव्यूअर्स कैन ऑल्सो ऐड देयर ओन। आप चाहो तो खुद ही कमेंट भी ऐड कर सकते हो। कैसे करोगे? आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है और कमेंट पे क्लिक करना है, और जहां भी आपने कमेंट किया है वहां पे सेल के ऊपर वाले कॉर्नर में एक कलर की डॉट बन जाएगी। तो आपने जो भी वहां पे कमेंट्स किए उनको आप मैनेज भी कर सकते हो। किसी भी सेल पे आप राइट क्लिक करोगे तो आपको कमेंट दिखाई देगी, आप उसको एडिट, डिलीट, शो और हाइड कर सकते हो। आप चाहो तो कमेंट का बैकग्राउंड भी फॉर्मेट कर सकते हो, उसका कलर, बॉर्डर स्टाइल, ट्रांसपेरेंसी, सारी चीजें आप कर सकते हो एक कमेंट में। आगे बढ़ेंगे, लास्ट हमारा जो है वो है रिव्यूइंग एंड मर्जिंग। देखो, आपने 3-4 लोगों के साथ स्प्रेडशीट को शेयर किया, जब उन सब लोगों ने उस पर काम कर लिया तो आप उसको एक बार रिव्यू करोगे कि भाई उन्होंने काम ठीक किया है कि नहीं किया।
उस काम को करने के लिए आपको जाना है एडिट मेन्यू में, ट्रैक चेंजेस में, शो में। वहां पे आपको सारे के सारे चेंजेस दिखाई देंगे। आप हर एक चेंज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो एडिट मेन्यू में ट्रैक चेंजेस में जाके मैनेज पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे आपको सारे चेंजेस दिखाई देंगे और उसको आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर पाओगे। अगर आपको मर्ज और कंपेयर करना है, ये वाली चीजें मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाई थी, एक बार फिर से पढ़ा देंगे। देखो, अगर आप रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए तो उसके लिए आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि आप पुरानी जो ओरिजिनल फाइल है और चेंज करी हुई फाइल है दोनों को एक साथ कंपेयर कर लो। राइटर आपको जो कैल्क है आपका वो सेम उसी तरीके से आपको चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करवा देगा। तो पहले कंपेयरिंग पढ़ते हैं। यू कैन कंपेयर टू स्प्रेडशीट्स बाय सेलेक्टिंग एडिट ट्रैक चेंजेस कंपेयर डॉक्यूमेंट। मर्जिंग में भी कुछ बड़ी चीज नहीं है, मर्जिंग में भी सेम चीज होती है। यू कैन मर्ज डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम स्प्रेडशीट बाय गोइंग टू एडिट ट्रैक चेंजेस और मर्ज डॉक्यूमेंट, बस इतना होता है। ठीक है। अंतर क्या है इन दोनों में? देखो, कंपेयरिंग हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्प्रेडशीट्स होती हैं। ठीक है, बस ये अंतर है मर्ज और कंपेयर में, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।